हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बंडल केयर। तो बंडल केयर क्या होता है? बेसिकली आपको लास्ट जो इन्फेक्शन कंट्रोल की क्लास है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पर हुई थी, उसमें हमने बात की थी कुछ इन्फेक्शंस के बारे में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के बारे में। उन्हीं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कुछ बंडल केयर्स बनाए गए हैं, बंडल चेकलिस्ट बनाई गई हैं। उन बंडल चेकलिस्ट के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जितना जल्दी हो सके वीडियो को वायरल कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बंडल केयर। बंडल केयर होते क्या है? तो बंडल केयर का मतलब होता है इस सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोटोकॉल। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये होता है ऐसा ग्रुप ऑफ प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स का जो प्रैक्टिसेस के थ्रू आज एक फिनोमिना बन गया है। यानी कि ऐसा यूनिवर्सली प्रोटोकॉल जो सब जगह सेम और सिमिलर फॉलो किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? बंडल केयर बोला जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनको हम उस प्रोसीजर में फॉलो करेंगे ही। ठीक है। अब जो बंडल डिजाइन, बंडल केयर तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन बंडल केयर का जो डिजाइन होता है, जो हम बंडल चेकलिस्ट बनाते हैं, उसका डिजाइन किस बिहाफ पर, किस फिनोमिना पर बेस्ड होता है। तो उसके डिजाइन में कुछ खास बातें जो ध्यान में रखी जाती हैं जब उसको क्रिएशन हुआ था। तो किन बातों का ध्यान रखा गया था? तो नंबर 1, हर एलिमेंट के 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्गली क्लिनिकल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब कि क्लिनिकली प्रूव्ड होना चाहिए वो पॉइंट, और एलिमेंट में जो 3 to 5 एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए और वो क्लिनिकली प्रूव्ड होने चाहिए। सपोज हम हैंड वॉशिंग करते हैं हर प्रोसीजर से पहले। मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि सपोज हम हैंड वॉशिंग करते हैं हर प्रोसीजर से पहले, तो जो हैंड वॉशिंग है वो प्रैक्टिकली क्लिनिकली सब जगह एग्री किया जाता है कि हाँ, हमें पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद हमें हैंड वॉश करना है। ठीक है। सेकेंड है ईच एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट। हर एलिमेंट इंडिपेंडेंट है। कोई भी एलिमेंट जो है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये सारे एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि ये सब एलिमेंट्स अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है। देन फिक्स्ड फॉर पेशेंट पॉपुलेशन। फिक्स्ड फॉर पेशेंट पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, सपोज आप पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैथेटर इंसर्ट करने की चेकलिस्ट अलग होगी। अगर आप पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पर ले रहे हैं तो आप पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करेंगे या फिर आप पेशेंट को सेडेट करेंगे, व्हाटएवर जो भी प्रोसीजर के स्टेप्स होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉपुलेशन के लिए बंडल चेकलिस्ट अलग अलग होती है। आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो बंडल चेकलिस्ट अलग होगी। आप सर्जिकल साइट के लिए अगर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसकी चेकलिस्ट अलग होगी। अगर आप वेंटिलेटर के लिए कर रहे हैं तो चेकलिस्ट अलग होगी। सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रहे हैं तो चेकलिस्ट क्या होगी? अलग होगी। तो यहाँ पर फिक्स्ड पेशेंट पॉपुलेशन के लिए बंडल चेकलिस्ट भी फिक्स्ड होती है। देन एलिमेंट्स डेवलप बाय मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम। देखिए यहाँ पर जो भी बंडल चेकलिस्ट के एलिमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन उसे डिसाइड करता है। सिंगल पर्सन का मतलब ये कि कोई भी एक पर्सन ये नहीं बोलेगा कि आपको ये स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो करने हैं। अगर कोई एक्रीडिएशन है, कोई बोर्ड है या कोई मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम है, तो वो टीम जो है वो उन प्रोटोकॉल्स को डिसाइड करती है कि ये प्रोसीजर करते टाइम इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, या ये प्रोसीजर के स्टेप फॉलो करने से पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा। 95% या 100% तक जो है वो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स डेवलप होते हैं, ये जो एलिमेंट्स डेवलप होते हैं, वो एक टीम के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। सपोज आपका हॉस्पिटल NABH एक्रीडिएटेड है या JCI एक्रीडिएटेड है, तो NABH और JCI जो टाइमलाइन देती है, जो प्रोटोकॉल्स देते हैं, वो थ्रू आउट ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सली सब जगह सिमिलर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। तो ये
एक टीम का काम होता है, एक सिंगल पर्सन का काम नहीं होता। देन एलिमेंट्स आर डिस्क्रिप्टिव फॉर क्लिनिकल जजमेंट। आप जो भी एलिमेंट डेवलप कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव होता है क्लिनिकल जजमेंट के लिए। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस के जो भी एलिमेंट आप फॉलो कर रहे हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है, उसको समझने में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो एलिमेंट जो है वो लिखा हुआ होता है। देन इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ ऑल और नन। ये एक फिनोमिना है कि या तो पूरा या बिल्कुल भी नहीं। सपोज आपने हैंड वॉशिंग या तो की या नहीं की, यस और नो। ऐसा थोड़ी कि आपने 50% हैंड वॉशिंग कर ली या आपने 70% हैंड वॉशिंग कर ली, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आप स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर बिल्कुल ऑल और नन फिनोमिना पर वर्क करते हैं। आइदर दिस स्टेप हैज बीन डन और नॉट। ओके, तो ये तो है बंडल डिजाइन कि बंडल डिजाइन में इन बातों का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई बंडल डिजाइन होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंडल केयर की। तो जो हमने बंडल एलिमेंट डेवलप किया है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, ऑल एलिमेंट्स आर नेसेसरी। हर एलिमेंट नेसेसरी है, हर स्टेप नेसेसरी है। हम किसी भी स्टेप को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। पेशेंट को अगर ड्रैप करना है तो करना है, पेशेंट को अगर आपको कवर करना है तो करना है, पेशेंट का स्टेराइल फील्ड आपको रेडी करना है तो करना है। आप उसमें कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। देन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, जापान में अलग होगा, ये यूनिवर्सली सेम रहेंगे। जो बंडल चेकलिस्ट होंगी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो सब जगह यूनिवर्सली सेम बनी हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसको किसी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने डिसाइड किया है, उसे हॉस्पिटल स्टाफ ने डिसाइड नहीं किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के एग्जांपल्स NABH हो गया, JCI हो गया, तो ये टीम डिसाइड करती है इसलिए ये यूनिवर्सल होते हैं। देन ऑल और नन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल और नन मीन्स स्टेप आइदर परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड। ऑल और नन फिनोमिना यहाँ रहेगा कैरेक्टरिस्टिक में। ये मस्ट है कि या तो हमने प्रोसीजर स्टेप किया या हमने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज बेस्ड नहीं होगा। देन बंडल टेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम प्लेस विद अ मिनिमम डिले। सपोज कोई पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में आया है और उस पेशेंट को सेंट्रल लाइन आपको डालना जो है वो ज़रूरी है, तो आप सेंट्रल लाइन की जो चेकलिस्ट होगी वो आप फॉलो करेंगे सेंट्रल लाइन डालते टाइम। तो टाइम और प्लेस स्पेसिफिक होगा और मिनिमम डिले। हम यहाँ पर जो भी बंडल केयर फॉलो करेंगे या जो एलिमेंट्स फॉलो करेंगे वो विदाउट एनी डिले हम उस प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पेशेंट की कंडीशन टाइम एंड प्लेस पर डिसाइड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बंडल्स इन हॉस्पिटल। टाइप्स ऑफ बंडल्स इन हॉस्पिटल, 4 टाइप के बंडल्स होते हैं, क्योंकि हमने इन्फेक्शन भी 4 टाइप के देखे थे। पहला देखा था वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को रोकने के लिए वेंटिलेटर बंडल चेकलिस्ट, ठीक है। सेकेंड हमने देखा था कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो कैथेटर रिलेटेड यूटीआई को रोकने के लिए हमने बनाई कैथेटर इंसर्शन बंडल चेकलिस्ट। थर्ड हमने देखा क्लेब्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो सेंट्रल लाइन से होने वाला ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमने सेंट्रल लाइन बंडल चेकलिस्ट बनाई। एंड फोर्थ वन इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बेसिकली पेशेंट को ओटी में होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सर्जिकल साइट हम कहाँ क्रिएट करेंगे? ओटी में क्रिएट करेंगे, ये इन्वेजिव प्रोसीजर होगा। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमने सर्जिकल साइट बंडल चेकलिस्ट बनाई, जिसे हम ओटी चेकलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो एक एक करके इन सारे बंडल्स की का डिस्क्रिप्टिव देखेंगे कि हर बंडल जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम जिस बंडल की बात करते हैं, हम शुरू करते हैं वेंटिलेटर बंडल चेकलिस्ट से। वेंटिलेटर बंडल चेकलिस्ट जो है वो किसको प्रिवेंट करती है? वैप को, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को। ये जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया होता है इसको रोकने के लिए 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इस चेकलिस्ट के अंदर आते हैं। ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हेड ऑफ द बेड एलिवेशन।
जो पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पर होते हैं हम उनके हेड एंड को एलिवेट कर कर रखते हैं 30 to 45 डिग्री, ताकि जो पेशेंट के अपर एयरवे में जो भी सिक्रीशंस हैं वो लंग्स के अंदर ना जाएं और वो इजीली बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर सकें हम सक्शनिंग के थ्रू। क्योंकि अगर पेशेंट बेड रिडन रहता है, सुपाइन पोजीशन में रहता है, तो वही जो सिक्रीशंस हैं वो लंग्स के लोअर पार्ट में चले जाते हैं और वहां जाकर के किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन या न्यूमोनिया कॉज करते हैं। इसलिए हम हेड एंड को 30 to 45 डिग्री सेल्सियस पर हम एलिवेट करके रखते हैं। एंड सेकेंड, हम डेली सेडेशन वेकेशन। डेली सेडेशन वेकेशन का मतलब, देखिए पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहता है तो हमें पेशेंट को सेडेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट सेडेट नहीं होगा तो उसके जो भी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया हुआ है, जो भी ट्यूब्स वगैरह लगी हैं, उनको वो खींचने की कोशिश करेगा। तो पेशेंट को हम सेडेट करके रखते हैं, लेकिन हमें रोजाना कुछ टाइम के लिए पेशेंट के सेडेशन को स्टॉप करना है, सेडेशन को वेकेंट करना है, ताकि हम ये असेस कर सकें कि पेशेंट को हम कितनी जल्दी एक्सट्यूबेट कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पेशेंट कितना इंप्रूव कर पा रहा है। देखिए शुरू में हम सेडेशन वेकेशन जो है टाइम ड्यूरेशन छोटा रखते हैं, धीरे धीरे सेडेशन वेकेशन को बढ़ाते जाते हैं और वेंटिलेटरी सपोर्ट को कम करते जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं, ताकि पेशेंट अर्ली वीनिंग स्टार्ट कर सके। यहाँ पर अर्ली वीनिंग का मतलब है कि पेशेंट खुद से रेस्पिरेशन करना शुरू कर सके, अपने लंग्स को यूज कर सके। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड आता है स्ट्रेस अल्सर डिजीज प्रोफाइलेक्सिस। अब देखिए स्ट्रेस अल्सर यहाँ पर कैसे डेवलप होते हैं, तो देखिए वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से पेशेंट के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कैटकोलामाइन को रिलीज करता है। कैटकोलामाइन जब बढ़ता है, कैटकोलामाइन की वजह से होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और इस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो जितना ज्यादा रिलीज होंगे उतना ज्यादा जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते जाएंगे। तो इस स्ट्रेस अल्सर्स को रोकने के लिए हम पेशेंट को प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या फिर हाइड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके एग्जांपल्स है पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है वो आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, ताकि हम पेशेंट को स्ट्रेस अल्सर से बचा सके। ठीक है, और दूसरा रीजन ये भी होता है कि पेशेंट खुद से कुछ भी खा नहीं पा रहा है, पेशेंट खुद से फीड नहीं ले पा रहा है। तो अगर पेशेंट जो है वो राइल्स ट्यूब फीड पर है तो HCl सिक्रीशन ज्यादा होता है और वो HCl सिक्रीशन अल्सर का कॉज बनता है। तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम हाइड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। देन उसके बाद में डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। डीवीटी जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या होता है, जब पेशेंट लंबे टाइम तक बेड पर रहता है तो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी से वीनस रिटर्न जो है वो स्लो हो जाता है, वेन्स के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है एंड वीनस स्टेसिस होने की वजह से जो डीप वेन्स होती है उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये थ्रोम्बस जो है अगर एम्बोलाइन में कन्वर्ट हो जाए तो ये हार्ट में जाकर या कहीं पर भी जाकर के ब्लॉकेज कर सकता है। इसलिए डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम डीवीटी पंप यूज करते हैं। डीवीटी पंप क्या करता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे डीप वेन्स में जो ब्लड का फ्लो स्लो डाउन हो गया है वो ब्लड का फ्लो फास्ट रहता है और वापस हार्ट को वीनस रिटर्न होता रहता है। एंड सेकेंड, हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो है वो हम यहाँ पर एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन या थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन इज ओरल केयर। देखिए हमने पेशेंट को ईटी ट्यूब डाली हुई है, पेशेंट खुद से ओरल केयर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस होते हैं ओरल कैविटी के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट में जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम पेशेंट को डेली बेसिस पर मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे पेशेंट को डेली ओरल केयर देते हैं क्लोरहेक्सिडिन ओरल सॉल्यूशन के थ्रू, ताकि पेशेंट को ओरल कैविटी में किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन जो है वो डेवलप ना हो।
चलिए नेक्स्ट बंडल की बात करते हैं, सेंट्रल लाइन बंडल चेकलिस्ट। तो जो सेंट्रल लाइन बंडल चेकलिस्ट होती है ये इसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय इंसर्टर एंड सेकंड वन इज हैंडल एंड मेंटेन। पहला कि जब हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे किन किन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, और दूसरा डेली बेसिस पे हम जो केयर कर रहे हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जब इंसर्टर या डॉक्टर जो है सेंट्रल लाइन डालता है उससे पहले फर्स्ट हैंड वॉशिंग शुड बी डन। हैंड वॉशिंग की या नहीं की, तो यहाँ पर जो हैंड वॉशिंग की जाएगी वो कौन सी हैंड वॉशिंग होगी, सर्जिकल हैंड वॉशिंग होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं। सेकंड है फॉलो एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो वियर करनी है, ग्लव्स, गाउन, मास्क, कैप। एंड बेस्ट इंसर्शन साइट जो है वो आपको चूज करनी है। बेस्ट इंसर्शन साइट जो है सेंट्रल लाइन के लिए जुगुलर एंड सबक्लेवियन होती है। फिमोरल वेन को हम जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिमोरल वेन पेरिनियल एरिया के नजदीक होती है तो कंटामिनेटेड होने के और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो साइट पे हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन से हमें या बीटाडीन सॉल्यूशन से हमें उस एरिया को सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। और इंसर्ट करने के बाद में हमें वहां पर स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। वहां पर स्टेराइल ड्रेसिंग, स्टेराइल गॉज अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे स्टेराइल गॉज भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टेराइल ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यूज करते हैं, वो ड्रेसिंग जो क्लोरहेक्सिडिन से इम्प्रेग्नेट होती है। इम्प्रेग्नेट का मतलब उसके ऊपर क्लोरहेक्सिडिन की कवरिंग बनी हुई होती है। और हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हम सेंट्रल लाइन डालते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है टनल्ड और एक होती है नॉन टनल्ड। तो जो नॉन टनल्ड होती है वो देखिए इस तरीके से, अगर हम सबक्लेवियन या फिर जुगुलर वेन में हम इंसर्ट करें, तो अगर हमने जो सेंट्रल लाइन डाली है वो डायरेक्टली सबक्लेवियन या जुगुलर वेन में हमने डायरेक्टली इंसर्ट करी है तो वो कहलाती है नॉन टनल्ड। और अगर हमने वहां पर पहले स्किन के नीचे एक टनल क्रिएट करी है और टनल क्रिएट करने के बाद में वो लाइन जो है वो जुगुलर या सबक्लेवियन में जा रही है, तो ये जो टनल हम बनाते हैं, इस तरह का जो हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं वो कहलाती है टनल्ड कैथेटर। ठीक है, तो जो टनल्ड कैथेटर होता है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और जो नॉन टनल्ड होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन टनल्ड हमने कैथेटर डाला है तो उस जगह पर हमें ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यूज करनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी वहां पर हमें वेटिंग दिखाई देती है, कंटामिनेशन दिखाई देता है, पस दिखाई देता है, तो तुरंत हम उसको चेंज कर सकें। ठीक है, ये तो थी इंसर्शन के टाइम पे ध्यान रखने वाले प्रोटोकॉल्स। देन हैंडल एंड मेंटेनेंस, मतलब रोजाना डेली बेसिस पे हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले कंप्लायंट हैंड हाइजीन, पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद, बॉडी फ्लूइड्स को टच करने से पहले, टच करने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करनी है। बट यहाँ पर जो हैंड वॉशिंग होगी वो कौन सी हैंड वॉशिंग होगी, मेडिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, पेशेंट को डेली क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन से बेड बाथ देना है। पेशेंट का जो देखिए जो ये लाइन डली हुई होती है, इस लाइन से मल्टीपल पोर्ट निकलते हैं, इस तरीके से मल्टीपल पोर्ट्स निकलते हैं। तो ये जो पोर्ट होते हैं इनको यूज करने के से पहले हमें स्क्रब और क्लीन जरूर करना है। हम जो है यहाँ पर स्पिरिट स्वैप भी यूज कर सकते हैं, बीटाडीन भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे क्लोरहेक्सिडिन भी यूज कर सकते हैं। तो हमें उसको स्क्रब और क्लीन करना है। एक्सेस पोर्ट को, जिस पोर्ट को हमने यूज किया उसको क्लीन करना है। एंड स्टेराइल डिवाइस अगर आप कुछ भी अटैच कर रहे हो तो वो स्टेराइल होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपको ड्रेसिंग वेट दिखती है, सॉइल्ड दिखती है, डिसलॉज्ड दिखती है, तो आपको इमीडिएटली उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, एंड जो गॉज ड्रेसिंग है, अगर आपने गॉज ड्रेसिंग की है तो हर 2 दिन में चेंज करनी है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग की है तो हर 7 दिन में चेंज करनी है। फिर बात आती है आईवी सेट या आईवी कैनुला की। तो जो आईवी सेट होता है बेसिकली आईवी ट्यूबिंग, नॉट कैनुला। अगर आईवी ट्यूबिंग है तो उसको आपको 4 to 7 डेज में चेंज करना है। और अगर उस आईवी ट्यूबिंग के थ्रू आपने ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या कोई फैट इमल्शंस आपने दिए हैं तो वो ट्यूब 24 घंटे में चेंज होगी। और अगर आपने प्रोप्रोफोल मेडिसिन दी है तो वो मेडिसिन जितनी देर चलती है उतनी देर वो
IV ट्यूब रहेगी, लगभग 6 से 12 घंटे में वो दवाई पूरी होती है, तो तब तक वो ट्यूबिंग रहती है, देन उसके बाद में उसको इमीडिएटली हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो था सेंट्रल लाइन बंडल चेकलिस्ट। चलिए नेक्स्ट हम बंडल की बात करते हैं, कैथेटर बंडल चेकलिस्ट। जो कैथेटर बंडल चेकलिस्ट है उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ABCDE प्रोटोकॉल और सेकंड है क्या क्या हम एलिमेंट्स का ध्यान रखते हैं। तो ABCDE प्रोटोकॉल के अंदर सबसे पहले देखिए, A स्टैंड फॉर एडहेरेंस टू जनरल इन्फेक्शन प्रिंसिपल। एडहेरेंस टू जनरल इन्फेक्शन प्रिंसिपल का मतलब कि हमारे दिमाग में ये बातें पहले कंसीडर होनी चाहिए कि कैथेटर इंसर्शन के टाइम पे पेशेंट को किस तरीके से और कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं और किस किस साइड से इन्फेक्शन हो सकते हैं। सेकेंड, ब्लैडर USG ब्लैडर अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोटोकॉल टू अवॉइड कैथेटराइजेशन। देखिए, अगर कोई पेशेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन को लेकर के अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है या आता है, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में आते ही हम कैथेटराइज कर देंगे। सबसे पहले हम सोनोग्राफी करवा कर देखेंगे कि पेशेंट को कितनी नीड है, पेशेंट को कैथेटराइजेशन की कितनी नीड है। अगर पेशेंट को कोई अदर अल्टरनेटिव मेथड यूज करने से अगर पेशेंट का जो ब्लैडर है वो एम्प्टी किया जा सकता है, तो हम कैथेटराइजेशन को अवॉइड करेंगे। थर्ड वन इज सी फॉर कैथेटर ऑल्टरनेटिव्स। कैथेटर ऑल्टरनेटिव की जगह हम कैथेटर ऑल्टरनेटिव की जगह इंटरमिटेंट इन आउट भी कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को हमने वन टाइम कैथेटर डाला, वन पोर्ट कैथेटर डाला, हमने ब्लैडर खाली करवाया, दैट्स ऑल। सेकंड, हम कॉन्डम कैथेटर यूज कर सकते हैं या फिर हम एब्जॉर्बेंट पैड यूज कर सकते हैं, डायपर पैड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। डी, डू नॉट यूज अनलेस डॉक्टर इंडिकेटेड। देखिए, कैथेटराइजेशन अगर पेशेंट को किसी भी तरीके से ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, ब्लैडर डिस्टेंशन होता जा रहा है, तो आप लास्ट ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में आप जो है वो ब्लैडर जो है वो कैथेटराइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर अल्टरनेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं, दिस इज वेल एंड गुड। लास्ट वन इज अर्ली रिमूवल ऑफ कैथेटर। आपने पेशेंट को कैथेटर इंट्रोड्यूस कर दिया है, कैथेटराइजेशन का को आप कितने दिन रख सकते हैं, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 21 डेज आप इसको इंसर्ट करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है तो आप इंटरमीडिएट इन एंड आउट करिए और पेशेंट को कोशिश करिए विदाउट कैथेटर यूरिन प्रैक्टिस करवाने की। अगर पेशेंट सक्सेस हो जाता है तो आप कैथेटर जो है वो जल्दी रिमूव कर दीजिए ताकि पेशेंट को कैथेटर से रिलेटेड इन्फेक्शन ना हो। तो पहला, हमें जनरल इन्फेक्शन प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं। दूसरा, सोनोग्राफी करके नीड पता लगवानी है कि पेशेंट को कितनी नीड है। तीसरा, कैथेटर के ऑल्टरनेटिव्स यूज करने हैं। चौथा, डॉक्टर के इंडिकेशन के विदाउट हमें कैथेटराइजेशन नहीं करना है। और पांचवा, जितना जल्दी हो सके कैथेटर को रिमूव करने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें कैथेटराइजेशन के टाइम पे फॉलो करने हैं। सबसे पहला, कैथेटर स्टैंड। देखिए, जब भी आप कैथेटर के साथ जुड़े हुए यूरिन बैग को आप कैरी करते हैं या आप उसको हैंग करते हैं, तो हमेशा उसको कैथेटर इंसर्शन साइड से बिलो आप हैंग करिए। बिलो हैंग करने से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू यूरिन स्ट्रीम वन साइडेड रहेगी। अगर आपने उस बैग को ऊपर ले लिया, इंसर्शन साइड से ऊपर ले लिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूरिनरी बैग के थ्रू वापस यूरिनरी ट्रैक्ट में इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको यूज करने हैं। थर्ड, क्लीन रिसेप्टिकल। आप जब भी यूरिन बैग खाली करेंगे क्लीन कंटेनर में खाली करेंगे। जितनी बार आप खाली करेंगे उतनी बार आप जो है वो, जितनी बार आप दिन में खाली करें या दिन में कम से कम एक बार तो आप खाली करेंगे। अब मान लीजिए यूरिन आउटपुट बहुत ही कम है तो भी आपको 24 घंटे में एक बार यूरिन बैग खाली करना है और कितना यूरिन आउटपुट है उसको मेजर करना है, उसको नोट करना है। देन कैथेटर टॉयलेट वॉश, रोजाना आपको कैथेटर केयर देनी है। यूरिनरी मीएटस या जो पेरिनियल है उसको आपको सोप एंड वाटर और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है ताकि आप पेशेंट को इंसर्शन साइट से कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन ना दे दें। एंड लास्ट वन इज कंटिन्यू नीड फॉर कैथेटर। डेली आपको असेस करना है कि पेशेंट इंप्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर सपोज पेशेंट इंप्रूव नहीं कर पा रहा है तो आपको पेशेंट को जो है वो कैथेटर पर रखना है, और अगर पेशेंट डेली इंप्रूव कर रहा है तो आपको कैथेटर जो है वो हटा देना है। ठीक है। नेक्स्ट बंडल चेकलिस्ट की बात करते हैं, वो है हमारी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट या सर्जिकल साइट इंसर्शन चेकलिस्ट। ये जो सर्जिकल साइट इंसर्शन चेकलिस्ट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे ओटी चेकलिस्ट भी बोला जाता है। इसके अंदर पहला है साइन इन और ब्रीफिंग।
ठीक है। साइन इन जो ब्रीफिंग होती है वो पेशेंट को ओटी में ले जाने के बाद एनेस्थीसिया देने से पहले का जो टाइम होता है वो साइन इन कहलाता है। उस टाइम में हम क्या क्या चीजें करते हैं, देखिए सबसे पहले पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे करेक्टली कि हम सही पेशेंट को ओटी में लेकर आए हैं। पेशेंट को उसके नेम से, उसके फादर नेम से, मान लीजिए दो पेशेंट है सेम नेम के तो फादर नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, एंड सपोज फादर नेम भी सेम है तो हम यूएचआईडी नंबर से पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड, हम जो मार्किंग साइट है, साइट प्रॉपर्ली मार्क होनी चाहिए किस जगह का ऑपरेशन करना है, एंड आप ये इंश्योर जरूर करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि राइट साइड का ऑपरेशन था और लेफ्ट साइड मार्क कर दी है, तो आप इंश्योर जरूर करिए कि मार्किंग साइट प्रॉपर्ली इंडिकेटेड है। पेशेंट को कोई ड्रग या फूड एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट को कोई एयरवे डिफिकल्टी या ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर उसको एस्पिरेट होने के चांसेस तो नहीं है, इसीलिए हम पेशेंट को हम क्या करते हैं, सर्जरी से कम 12 घंटे पहले एनबीएम कर देते हैं, पेशेंट को ओरली कुछ भी वाटर भी लेने के लिए मना कर देते हैं। एंड एनेस्थीसिया किस टाइप का दिया जाएगा, लोकल दिया जाएगा एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया जाएगा या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कौन से टाइप का एनेस्थीसिया जाएगा, ये नीड भी कब असेस करी जाती है, साइन इन टाइम पे या ब्रीफिंग के टाइम पर असेस की जाती है। एक बार साइन इन होने के बाद में पेशेंट को सर्जिकल इंसीजन लगाने से पहले जो टाइम होता है वो कहलाता है टाइम आउट। इस टाइम ड्यूरेशन में अगेन हम कंफर्म करते हैं राइट पेशेंट है, राइट प्रोसीजर है, राइट साइट है, मार्किंग साइट प्रॉपर्ली विजिबल होनी चाहिए, सेफ्टी स्ट्रैप्स पेशेंट को अच्छे से लगे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं पेशेंट हिल डुल रहा है, जो भी आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली डिस्प्लेड होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए, पेशेंट से कंफर्म्ड होनी चाहिए, पेशेंट को करेक्ट पोजीशन देंगे। स्पेशल सेफ्टी कंसर्न के बारे में हम ध्यान रखेंगे। देखिए पेशेंट जब भी ओटी में जाता है उससे पहले उसको एक आईवी एंटीबायोटिक का डोज लग चुका होता है, ताकि जब हम पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर करें उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, तो वो एंटीबायोटिक उसको लग चुका है या नहीं ये कंफर्म करेंगे। डीवीटी रिस्क पर तो नहीं है पेशेंट, सपोज वो एस्प्रिन वगैरह ले रहा है या हिपैरिन वगैरह मेडिसिन उसको चल रही है तो वो कितना टाइम पहले बंद कर दी गई, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। पेशेंट हाइपोथर्मिया में तो नहीं चला जाता एनेस्थीसिया के बाद में, तो पेशेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना एक रिस्क है। एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस होगा ये हम पहले से मेजर करके सोच कर चलते हैं, ताकि हम पेशेंट का जब भी ओटी में जाता है उसका ब्लड अरेंज करवा करके रखते हैं, इन इमरजेंसी हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सके। देन इम्प्लांट्स और इक्विपमेंट्स अगर चाहिए, सपोज अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है तो उसमें हमें इम्प्लांट्स की या इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, तो वो सारे के सारे अवेलेबल हैं या अरेंज्ड हैं या नहीं है, ये भी हमें सर्जरी से पहले कंफर्म करना है। देन फायर रिस्क, जो भी आप इक्विपमेंट्स आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं उसमें किसी तरह के फायर का तो कोई रिस्क नहीं है, ये सारी चीजें जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद में पेशेंट जो है वो पेशेंट की सर्जरी कर दी जाएगी। देन पेशेंट की सर्जरी करने के बाद में थर्ड स्टेप की बात करें हम, तो थर्ड स्टेप में आता है साइन आउट या डी ब्रीफिंग कहा जाता है। साइन आउट होता है सर्जरी के बाद, और पेशेंट और सर्जन के ओटी से लीव करने से पहले हमें क्या क्या चीजें इंश्योर करनी होती है। पहला, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, स्पंजेस, नीडल्स, आर्टिकल्स यूज हुए हैं उनकी काउंटिंग करनी है, उनको रिप्लेस करना है। सेकेंड, हमें ये कंफर्म करना है कि हमने सही पेशेंट का सही प्रोसीजर किया है। नंबर थर्ड, आपने अगर कोई स्पेसिमेन निकाला है बॉडी से तो उस स्पेसिमेन की आपको प्रॉपर लेबलिंग करनी है, पेशेंट के नेम का प्रॉपर यूएचआईडी का स्टिकर लगा करके उसको लैबोरेटरी में भेजना है। पेशेंट के एनेस्थीसिया रिकवरी का आपको वेट करना है और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ये चेक करना है। पेशेंट एस्पिरेट कर रहा है, वॉमिटिंग हो रही है उसको, या पेशेंट को शिवरिंग हो रही है, हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको रिकवरी रूम में असेस करना है। एंड जितनी भी मेडिसिन आफ्टर सर्जरी, कोई एंटीबायोटिक है, कोई ब्लड लॉस को रोकने का आपने मेजर यूज किया है, या पेशेंट हाइपोथर्मिया में उसके लिए आपने पेशेंट को कोई मेडिसिन लगाई है, तो वो मेडिसिन प्रॉपर्ली पेशेंट को दी जा रही हैं या दी गई हैं, ये सारी चीजें आपको पहले एश्योर कर लेनी है। देन उसके बाद में आपको पेशेंट को रिकवरी रूम के ओटी की रिकवरी से आपको पेशेंट को आइदर आईसीयू आइदर वार्ड में आपको शिफ्ट करना है। तो ये था पूरा बंडल केयर या बंडल चेकलिस्ट। इन चारों बंडल चेकलिस्ट से ही हम पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने से बचा
सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक स्टूडेंट्स थैंक यू एंड बाय बाय।